we had studied about new international economic order. Yesterday we had studied about and we had gone through the new international economic order in the Cold War era. Now we will start with the new topic, that is इंडिया एंड द कोल्ड वॉर. अब भारत और शीत युद्ध मीन्स कोल्ड वॉर. इंडिया एंड द कोल्ड वॉर इज अवर न्यू टॉपिक. एज अ लीडर ऑफ नाम, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ongoing cold war was twofold. At one level, it took particular care in staying away from the two alliances. Second, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of the alliance. So, ये जो अपना नॉन अलाइन मूवमेंट था, इसके अंदर भारत एक नेता के रूप के अंदर शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई. एट टू लेवल्स इंडिया हैज़ टू फोल्ड मोटिव्स. फर्स्ट था वो था एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस. पहले स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा. पहला तो ये था. सेकेंड, इट रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस. दूसरा, भारत ने जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री हुई थी, यानी कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, उनको इन महाशक्तियों के खेमे में जाने का पूरा विरोध किया कि ये जो नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हो रही हैं, ये किसी भी खेमे को ज्वाइन ना करे, ना ईस्टर्न अलायंसेस को ज्वाइन करे, ना वेस्टर्न अलायंस को ये ज्वाइन करे. तो भारत ने जो रिस्पांस था कोल्ड वॉर इरा के अंदर, वो दो तरह का था. पहले लेवल पर तो उसने स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस, दोनों अलायंसेस से दूर रहना का ऐलान किया. और दूसरा उसका जो मोटिव था वो ये था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो किसी भी खेमे में ज्वाइन ना हो, और भारत ने इसका विरोध किया. गॉट इट? फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया? क्लियर? अब इसके अपन आगे चलते हैं. देखिए अब क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का कोई रिस्क नहीं था क्या सुपर पावर से, अब आगे क्या होता है. अब देखिए, एक बात तो अपन ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में देख ली थी, जो अपन ने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था, कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इसका क्या कर दिया था, नॉन अलाइन जो कंट्रीज़ थी उनके जो इकोनॉमी के अंदर जो ढील दी गई थी, जो लास्ट के अंदर जो प्रोग्राम्स बने थे, जो उसके अंदर क्या कर दिया था, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इनका पूरा विरोध कर दिया था. क्यों कर दिया था भाई? कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी सस्ते दामों पर क्यों बेचेगा किसी को? किसी भी देश की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे अनडेवलप्ड हो, वो सस्ते दामों में क्यों देगा? और उसकी इच्छा है दे या नहीं दे. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक नई अभी डील हुई थी, अपने आप सब जानते हैं कि राफेल डील हुई थी, फ्रांस के साथ डील हुई थी अपने इंडिया की, और उसके अंदर से जो विमान वगैरह खरीदने थे, जो राफेल थे, वो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है. और वो फ्रांस की टेक्नोलॉजी क्या, फ्रांस के अंदर तो वो पुरानी हो चुकी है टेक्नोलॉजी. अपनी डेवलपिंग कंट्री है, फ्रांस डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस के अंदर वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है. तो अपने इंडिया ने डिमांड करी कि भाई ये टेक्नोलॉजी हमारे को दे दी जाए, तो ठीक है, उन्होंने कहा ले लो, हमारे यहाँ तो पुरानी हो गई. अब जो उनकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी दी गई अपने. तो इस तरह से क्या था कि ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी बाद के अंदर क्या ख़त्म हो गया था. इसी तरह से क्या था यहाँ पे भी, अब जो नाम का जो था, जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, ये इंडिया का ये टू फोल्ड मोटिव्स था. अब इसके अंदर क्या आलोचना थी, कुछ अच्छे भी था, कुछ
बुराई भी थी, जो अभी अपन आगे देखेंगे, जो अपन पढ़ते चले जाएंगे। समझ में आया? देन India's policy was neither negative nor passive. As Nehru remained the world, non-alignment was not a policy of feeling away. On the contrary, India was in favor of actively intervening in world's affairs to soften Cold War rivalries. India tried to reduce the differences between the alliances and thereby prevent differences from escalating into a full-scale war. Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals, such as in the Korean War in the early 1950s. तो अब देखते हैं भारत की नीति जो पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट के ऊपर थी वो क्या थी। भारत की नीति ना तो नेगेटिव थी, लास्ट टॉपिक में व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड यशस्वी, लास्ट टॉपिक में क्या चीज़ पूछनी है आपको? ये जो नियो इकोनॉमिक ऑर्डर था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब अपन यहाँ पे चल रहे हैं, जो भारत की जो नीति थी, जो पॉलिसी थी नॉन अलाइन मूवमेंट के एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, वो ना तो नेगेटिव थी, ठीक है, और ना ही पैसिव थी, पॉजिटिव थी। नेहरू ने दुनिया को याद दिलाया कि नॉन अलाइनमेंट कोई पलायन की नीति नहीं है, यानी कि कोई फ्लीइंग अवे की पॉलिसी नहीं है कि पलायन कि भाई जो है हम यहाँ से आपके खेमे से पलायन कर जाए या आपके खेमे में नहीं आए या आपसे बातचीत ना करें, या जो अलायंसेस है, जो वेस्टर्न अलायंसेस की है या ईस्टर्न अलायंसेस है या जो अलायंसेस की कंट्री हैं, उन सब रहना। आप थोड़ा सा जगह चेंज कर लीजिए, आपको वॉइस आ जाएगी। तो क्या था कि पलायन की नीति भी नहीं है, या तो नेहरू ने दुनिया को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके उल्टा भारत ने जो कोल्ड वॉर के जो राइवलरीज थे उनकी जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, यानी कि भाई उनकी पकड़ ढीली हो जाए। जैसे कि जो अलायंसेस मिले हुए हैं, रशिया के साथ मिले हुए हैं और अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई कि उनकी क्या है, उनकी जो पकड़ है उन सुपर पावर्स के साथ वो क्या है, वो ढीली पड़ने लग जाए। अगर ढीली पड़ने लग जाएगी तो क्या होगा कि जो वॉर होने वाली जो हो जाए, अगर मान लीजिए अगर वॉर हो जाती तो ये क्या होता कि वॉर के अंदर फिर इतने सारे देश एक साथ नहीं रह पाते। तो क्या होता कि वो क्या होता, इसमें क्या कुछ एक देश रह जाते, कुछ एक देश ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि हम लड़ाई करें या नहीं करें। तो ये पॉलिसी भारत ने अपनाई कि जो वो अलायंसेस थे, चाहे वेस्टर्न अलायंसेस थे चाहे ईस्टर्न अलायंसेस थे, उनकी पकड़ ढीली करने में कोशिश की कि किसी तरह से जो ये वॉर है, कोल्ड वॉर जो है, ये एक्चुअल वॉर में तब्दील ना हो जाए। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने मतभेदों को पूरे युद्ध के रूप में लेने से रोका। और इसी कारण जब उसने पकड़ ढीली करने की कोशिश की तो क्या दोनों गुटों, चाहे वेस्टर्न अलायंस हो चाहे ईस्टर्न अलायंस हो, चाहे वेस्टर्न ब्लॉक हो या ईस्टर्न ब्लॉक हो, उनके अंदर क्या थे, जो डिफरेंसेस थे, इंडिया ने उन डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश की कि ये जो वॉर है, जो कोल्ड वॉर है, ये एक्चुअल वॉर के अंदर तब्दील ना हो जाए। उनके डिफरेंसेस को आपस में बात करके या मीडिएट करके, मध्यांतर करके बात करने की कोशिश की कि दोनों के जो भी दोनों में डिफरेंसेस हैं वो कम किए जाए। भारत के डिप्लोमेट्स और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। और जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे या जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनका ज़्यादातर मेन काम क्या था कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर, कि वो मीडिएटर का काम करें। मीडिएटर का काम करना मीन्स कि, हाँ, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन।
मीडिएटर का काम करना क्या था कि वो दोनों देशों के बीच के अंदर जो भी बातचीत करवाने का काम, दोनों देशों के अंदर जो भी मैंने पहले भी बताया कि जो डिफरेंसेस है उनको कैसे कम किया जाए, ये हाँ वो सब अटैक कर सकते थे, बट ऐसा नहीं था। सुपर पावर्स दोनों एक दूसरे पे ही अटैक नहीं कर रहे थे। खाली इंडिया का काम क्या था, नॉन अलाइनमेंट का जो काम कर रहा था, जो नेहरू की जो पॉलिसी थी वो ये पॉलिसी थी इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कि जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स के अंदर के साथ जो कंट्रीज़ लगी हुई हैं उनको सबसे पहले तो उनकी पकड़ ढीली करना कि भाई वो वॉर में ना जाए। फिर दूसरी बात, जो दो सुपर पावर्स हैं उनके बीच में मीडिएटर का रूप में काम करना कि दोनों ही क्या है, चलो कोल्ड वॉर तो है बट एक्चुअल वॉर के अंदर ये तब्दील ना हो जाए। दोनों के अंदर जो मतभेद है अमेरिका और रशिया के अंदर उनको कम करना, ये पॉलिसी थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। 1950 के जो पीरियड था के शुरुआती सालों में कोरिया युद्ध के दौरान, कोरिया युद्ध जब हो रहा था, जब कोरियन वॉर हो रही थी, तो उस टाइम भारत ने बहुत मीडिएटिंग का काम किया कि दोनों सुपर पावर्स क्या हैं, आमने सामने तो आकर का अपन ने पिछले लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा है कि दोनों आमने सामने तो हो गए थे कोरियन वॉर में, कॉन्गो वॉर के अंदर दोनों सुपर पावर्स आमने सामने हो गए थे। तो इसके अंदर क्या था कि इंडिया ने इनके डिफरेंसेस कम करने की कोशिश करी, जो बातचीत करके सॉल्यूशन को हल करने की कोशिश करी इंडिया ने। ये ठीक है, क्लियर, समझ में आया? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में? यूज चैट ऑप्शन अगर आपको कोई कहीं पे समझ में नहीं आया है या अगर आपको क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर? शैल आई मूव अहेड? आगे बढ़ूँ? ओके, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission. During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliances led by US and USSR. Nehru reposed great faith in a genuine commonwealth of free and cooperating nations that would play a position role in softening, if not ending, the Cold War. तो यहाँ पे ये एक बात ये याद रखना भी ज़रूरी है कि भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो दूसरे देश शामिल थे, जो दूसरे सदस्य थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यूएस और यूएसएसआर के अंडर में नहीं थे, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संगठन जो यूएस और यूएसएसआर के अंडर में नहीं थे, नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया। यानी कि कॉमनवेल्थ या इन गुटों के ऊपर जो कि ना यूएसएसआर के थे ना यूएसए के थे, जो गुट बाहर के थे, अलग बने हुए थे, उनके ऊपर नेहरू ने विश्वास जताया, जो कि शीत युद्ध को ख़त्म करने में ना सही पर शीत युद्ध की पकड़ को ढीली करने के अंदर में वो पॉजिटिव रोल को निभाया। तो उन संगठनों को पकड़ा, उन संगठनों को साथ में लिया जो कि ना तो यूएसए की तरफ थे ना यूएसएसआर की तरफ थे, और उनसे ये उम्मीद रखी कि चलो हम कोल्ड वॉर अगर हम कम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम कोल्ड वॉर की पकड़ को हम ढीली ज़रूर कर सकते हैं। और वो पकड़ ढीली कब हो सकती है? जब आप जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दोनों सुपर पावर्स या सुपर पावर के अलायंसेस जो हैं उनके साथ बातचीत करें और जो भी डिफरेंसेस हैं उनको कम करें। इस तरह से नेहरू ने इनके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि ना तो यूएसए के थे
ना यूएसएसआर के ऊपर थे, उनके ऊपर काफ़ी फेथ दिखाया था। गॉट इट? क्लियर? समझ में आया? आ गया समझ में? आगे बढ़ूं? हाँ, रोइन खान, क्या चीज़ समझ में नहीं? शैल आई एक्सप्लेन द पैराग्राफ अगेन? ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन द पैराग्राफ, आई एम एक्सप्लेनिंग द पैराग्राफ अगेन. It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission during the Cold War. India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliances led by US and USSR. Nehru reposed great faith in genuine commonwealth of free and cooperating nations that would play a positive role in softening if not ending the Cold War. यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में साथ में रखा जो शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्टिव रखने की कोशिश करी, जो कि ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो ना यूएसए के थे ना यूएसएसआर के थे, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थे। खाली दुनिया के अंदर यही नहीं था कि आप के पास एक तो वेस्टर्न ब्लॉक है, एक ईस्टर्न ब्लॉक है। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो कई ऑर्गेनाइजेशन उभर के सामने आए, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन था नॉन अलाइन मूवमेंट का। दुनिया में ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि इस वॉर को क्या करना चाह रहे थे, कोल्ड वॉर को कम करना चाह रहे थे कि ये कोल्ड वॉर एक्चुअल वॉर के अंदर क्या हो जाए, तब्दील ना हो जाए। इसलिए जो अपना नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज़ थी और जो इंडिया भी था, तो नेहरू ने ये कोशिश करी कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को सबको साथ में ले लिया जाए और उनको भी ये काम बताया जाए कि अगर हम कम से कम कोल्ड वॉर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो उसको हम कमज़ोर ज़रूर बना सकते हैं, उसको हम कमज़ोर ज़रूर कर सकते हैं। और वो कमज़ोर कब होगी, जब दोनों ही देशों के अलायंसेस दोनों ही सुपर पावर्स के अलायंसेस के अंदर डिफरेंसेस कम होंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब एनी क्वेश्चन? क्लियर? ओके, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट, as some suggest, a noble international cause which had little to do with India's real interest. A non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. अब very directly in two ways means नॉन अलाइनमेंट ने किस तरह से इंडिया को बेनिफिट किया वो अपन पढ़ेंगे। पहले तो ये बेनिफिट पढ़ लेंगे, फिर क्रिटिक्स भी पढ़ लेंगे, इसके बाद आएंगे आलोचना कि भारत की आलोचना, दूसरे देश क्या सोचते थे, जो अलायंसेस थी वो क्या सोचती थी, जो वेस्टर्न अलायंस थी, जो ईस्टर्न अलायंस थी, उनका क्या सोचना था भारत के लिए। अब भारत को किस तरह से, दो तरह से बेनिफिट मिला। पहली बात तो ये है, यानी कि फर्स्ट, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टांसेस दैट सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर एंड देयर अलायंस। मीन्स पहली बात तो ये है कि जो नॉन अलाइनमेंट के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सधता चला गया और हो, ना कि महाशक्तियों ने उनके खेमे के देशों का। यानी कि भारत का हित, तो भारत का जो इंटरेस्ट था वो तो आगे बढ़ता चला गया, ना कि अलायंस और सुपर पावर्स। क्यों? क्योंकि अब जब भारत ने नॉन अलाइनमेंट स्टार्ट किया तो भारत एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आकर के खड़ा होकर के बातचीत कर सकता था, अपना पक्ष रख सकता था, क्योंकि वो लीडर था नॉन अलाइन मूवमेंट।
तो ये तो एक पक्ष हुई कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर के अपना पक्ष रख सकता था, अपने हितों का वो ध्यान रख सकता था, अपने इंटरेस्ट्स का वो ध्यान रख सकता था। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? से एटलीस्ट यस और नो। देन पॉइंट नंबर, ओके सलोनी, देन पॉइंट नंबर सेकंड, दूसरा, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर, इट कुड टिल्ट टूवर्ड्स द अदर। नाइदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बिल्ट इट। तो दूसरा क्या था, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे, हमेशा इस पोजीशन के अंदर रहेगी। अभी आपने जैसा क्वेश्चन किया ना कि भाई सुपर पावर इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे, किसी ने क्वेश्चन किया था मेरे से, यहाँ पे मैंने नाम नहीं पढ़ा। तो इंडिया ऐसी पोजीशन में था कि अगर एक सुपर पावर उसके ऊपर उसके खिलाफ जाती तो वो दूसरी सुपर पावर की तरफ क्या था, दूसरी सुपर पावर की तरफ जा सकता था। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। ये है पॉइंट नंबर 2। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? क्लियर? वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इस पैराग्राफ को? ओके, तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, नाउ वी मूव टू द क्रिटिक्स की तरफ चलते हैं अपन, आलोचनाओं की तरफ। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। हियर वी मे रिफर टू ओनली 2 क्रिटिसिज्म। और भारत की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी वो कई कारणों से उसकी आलोचना की गई, क्रिटिसाइज्ड किया गया उसको। हम यहाँ पे ऐसी खाली 2 आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आपको सेकंड पॉइंट किसको रिपीट मांगना है? 1 मिनट आलोचना करने से, स्टार्ट करने से पहले, क्रिटिसाइज करने से पहले किसी ने बोला है कि सर सेकंड पैराग्राफ वापस से समझा दीजिए, तो मैं उसको सेकंड पैराग्राफ जो इसका बेनिफिट्स वाला था वो मैं वापस से समझा देता हूँ। सेकंड, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted or built it. दूसरे पॉइंट के अंदर ये है कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा है कि अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए या अनुचित दबाव उसके ऊपर डाले तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। यानी कि कोई भी अगर एक उसको दबाता तो वो भारत इस स्थिति में था कि वो दूसरे सुपर पावर से फ्रेंडशिप कर सकता था या दूसरे सुपर पावर के साथ जा सकता था। और एक गुटों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। कोई भी धौंस नहीं जमा सकता था क्योंकि भारत क्या कि किसी भी गुट में नहीं था। अगर एक गुट धौंस जमाता तो भारत दूसरे गुट में शामिल हो जाता। गॉट इट? द सेकंड पॉइंट गॉट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की जो क्रिटिक्स वाली जो अपन बात कर रहे थे, आलोचना वाली, उसको बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं, बट यहाँ पे अपने किताब के अंदर सिलेबस के अंदर 2 ही आलोचनाओं का वर्णन कर रखा है, 2 ही आलोचनाएं अपने को दे रखी है। फर्स्ट है, इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट वॉज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड इन द नेम of pursuing its national interest. India, it was often refused to take firm stand on crucial international issues. तो जो आलोचक थे, जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, उनका एक तर्क यह है कि भारत की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो
अनप्रिंसिपल्ड है, यानी कि सिद्धांतहीन है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष से बचता रहा है, और खाली अपने हितों के लिए भारत इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी स्टैंड नहीं ले सका है और उससे बचता रहा। फर्स्ट क्रिटिसिज्म तो ये, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि अपने को इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड लेना होता है, जो कि भारत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टैंड लेने से बचता रहा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्लियर हो गया आपको? क्लियर? मैं बेटा वही ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना, वही चीज़ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो पैराग्राफ है वही ट्रांसलेट कर रहा हूँ। India's non-alignment was said to be unprincipled। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? सिद्धांत को बोलते हैं। तो और अनप्रिंसिपल्ड क्या हो गया? सिद्धांतहीन। यानी कि भारत का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो क्या था? अनप्रिंसिपल्ड था। और कहा जाता है कि भारत अपने जो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर क्या करता था? इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल जो स्टैंड्स होते थे, यानी कि आपको जहाँ पे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डिसीजंस लेने हैं वहाँ पर कोई स्टैंड नहीं ले पाता था। वहाँ पर जहाँ पे बात करनी है, जहाँ पे क्या आपको स्टैंड लेना है कि क्या काम करना है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे क्या है? इंडिया बचता रहा। अब आ गया समझ में? क्लियर? समझ में आ गया? नाउ सेकंड, it is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures, having criticized others for joining alliances. India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. This regarded particularly by outside observers as virtually joining the Soviet Union alliance system. The Indian government view was that India needed diplomatic and possibly military support during the Bangladesh crisis, and that in any case the treaty did not stop India from having good relations with other countries, include the US. अब जो आलोचक थे उनका दूसरा तर्क क्या था कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही है। क्यों स्थिरता नहीं रही है? कि कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है, यानी कि जैसे कि अपन बोलते हैं विरोधाभासी की, आप उसको कह लीजिए कि अब जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी उनके साथ वो क्या इंडिया का विरोध भी करती थी कई बातों के ऊपर। जैसे कि किस बातों के ऊपर? महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर ली। विरोधाभास क्यों? क्योंकि दूसरों को तो भारत कहता था कि आप किसी भी गुटों में मत जाओ, सबको तो मना करता रहा नॉन अलाइनमेंट, और खुद ने 1971 के अंदर सोवियत रूस के साथ फ्रेंडशिप की ट्रीटी कर ली 20 साल के लिए। खेमे मीन्स अलायंसेस जो होते हैं, ब्लॉक्स जो होते हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लॉक्स और ईस्टर्न ब्लॉक्स। तो दूसरों को तो ये मना करता रहा कि आप किसी भी ब्लॉक में मत जाओ, और खुद ने 1971 के अंदर सोवियत संघ के साथ क्या कर ली? फ्रेंडशिप की ट्रीटी कर ली। तो इससे क्या हुआ? जो नॉन अलाइनमेंट के जो दूसरे देश थे, जो इसके मेंबर्स थे, उन्होंने क्रिटिसिज्म चालू कर दिया। बट भारत का कहना क्या था कि भाई उस समय क्या थे, बांग्लादेश के अंदर क्या क्राइसिस चल रहे थे, संकट चल रहा था बांग्लादेश में। तो वहाँ पे भारत का ये कहना था कि भाई मैंने जो एग्रीमेंट किया है रशिया के साथ, वो इसलिए किया है कि बांग्लादेश को मिलिट्री सपोर्ट में देने के लिए, और इसलिए मैंने क्या है रशिया का
के साथ फ्रेंडशिप की संधि ली, वो ट्रीटी की है 20 साल के लिए। खैर इंडिया ने ट्रीटी तो कर ली और वो एक तरह से यूएसएसआर का अलायंस भी हो गया, और उसके बाद भी इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे दूसरे देशों के साथ, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी इसके बहुत अच्छे संबंध थे। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, अब थोड़ा सा ही पॉइंट बचा है, थोड़ा लास्ट बचा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।